हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2021 का पीवाईक्यू, जो कि बायोलिंगुअल है। तो इसको एंजॉय करिए, क्योंकि पीवाईक्यू देख के आप नए पैटर्न को समझेंगे और इतने से तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं हमारा पीवाईक्यू 2021 का। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री से, सैंधव सभ्यता। तो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी है आपके उत्तर प्रदेश में। तो मुजफ्फरनगर के लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, ईंट प्राप्त हुए हैं। 3 अलग-अलग आकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल भी रहा होगा। अगला है बौद्ध धर्म, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर है ऋषभनाथ अष्टपाद और क्या है वासुपूज्य समेत शिखर और नेमिनाथ उज्जयंत है, महावीर है, पावापुरी। तो इनका निर्वाण स्थल है। तो यहाँ दूसरा गलत है, क्योंकि वासुपूज्य का कहाँ पर है? इनका है चंपापुरी, ना कि समेतपुर। इनका कहाँ है? चंपापुरी में। बाकी याद कर लीजिए, नहीं याद है तो। ऋषभनाथ का अष्टापाद, ऋषभनाथ का अष्टापाद। तो इसमें देख लीजिए, इसमें ये वाला सा है ना, इससे भी मैच कर लीजिएगा। ऋषभनाथ अष्टपाद, वासुपूज्य, चंपापुरी और नेमिनाथ उज्जयंत। नेमिनाथ पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी, इसलिए नेमिनाथ उज्जयंत। और महावीर का तो याद ही होगा, महादेव पावरोटी बहुत खाते थे, तो महादेव महावीर पावरोटी ही पावपुरी। नेक्स्ट है 800 से 1200 तक की ईस्वी राजनैतिक सामाजिक स्थिति, पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन बिटवीन 800 CE टू 1200 CE। तो यहाँ पर है सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पृष्ठपोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष से अधिक प्रोत्साहन मिलता था। तो इसमें दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर मौर्य काल के पतन के बाद दक्कन में सातवाहनों का सत्ता स्थापित हुआ और गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इस वंश को सर्वोच्च शिखर दिया, पहुंचा दिया। सातवाहनों ने प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया तथा सातवाहन राजा हाल ने प्राकृत में गाथा सप्तशती की रचना की। सातवाहनों ने स्थापत्य कला, चित्रकला के साथ साथ लोक कला के लोक पक्ष को भी प्रोत्साहन दिया। अगला है रूरल है और शासक है, इनमें से कौन सा मैच नहीं है? तो राणा हमीर मेवाड़ से, राणा चुंडा मेवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से और मलिक सावरकर ख्वाजा मालवा से। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो डी है, मलिक सावरकर ख्वाजा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी देख लीजिए, राणा हमीर का राज्य था मेवाड़, राणा हमीर मेवाड़, राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, राणा चुंडा मारवाड़ और मलिक राजा फारूकी खानादेश। तो राणा हमीर का मेवाड़ हो गया, राणा चुंडा का मारवाड़ हो गया और मलिक राजा फारूकी का खानदेश हो गया और मलिक सावरकर ख्वाजा जहाँ का जौनपुर हो गया। तो यहाँ पर है अगला टेस्ट है रचयिता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम रागमाला किसने लिखा? रागमाला राजकौमुदी राग विभोचन चतुर्दंडी प्रकाशित किसने की? तो राग जो था राग कौमुदी था पांडुरिक का और रस कौमुदी किसका था? रस कौमुदी था श्रीकंठ का। और राग विभोर सोमनाथ का और ये चतुर्दंडी है वेंकटरमण का। तो ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, यहाँ याद कर लीजिए इसी टाइम। रागमाला राग कुंड और रस श्रीकंठ है और राग सोमनाथ और चतुर्दंडी वेंकटरमण। नेक्स्ट है मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री से। तो ये नीचे कथन कार्य दिया गया है, उसको देखेंगे हम। तो मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और कारण है केंद्रीय शासन
स्वशासन मतलब शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उनकी सैनिकता में निर्भर थी। तो इसमें जो है कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है फवायदुल फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजी ने, अमीर खुसरो जियाउद्दीन हबरनी ने या हसन निजामी ने। तो इसको किया था अमीर हसन सिजी ने। ठीक है। फयाउद्दुल फवाद नामक पुस्तक जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन अमीर हसन ने सिजी ने किया। और निजामुद्दीन औलिया के महत्वपूर्ण सूफी संत थे जो दिल्ली की सल्तनत के साथ हाँ सुल्तान मतलब महत्वपूर्ण सुल्तानों के शासन काल से संबंध थे। अगला है राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की। तो उसने की थी लाहौर में। राणा रणजीत सिंह ने लाहौर में अदालते आला की स्थापना की तथा लाहौर में ही तोप निर्माण की कारखाना खोला। रणजीत सिंह की स्थायी सेना फौजे आइन के नाम से जानी जाती थी जो उस समय एशिया में दूसरे स्थान पर थी। राणा रणजीत सिंह अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर में परिवर्तित किया था। मॉडर्न हिस्ट्री सामाजिक सांस्कृतिक जनजागृत निम्न जाति और मजदूर संघ किसान आंदोलन एवं अन्य आंदोलन। इसमें है भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो बोथ के बोथ सही हैं। तो इसमें देखिए वायकोम सत्याग्रह कब हुआ था। 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था। एक अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व टी के माधवन के केलप्पन तथा केपी केशव मेनन जैसे नेताओं ने किया था। इस सत्याग्रह को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था तथा 1925 में इस क्षेत्र का दौरा किया। अगला निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। तो वो नहीं की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। बाकी सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने और गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1126 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभ सदस्य कौन नहीं था। तो अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, छबीलदास थे, यशपाल थे, भगत सिंह थे। तो भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, यशपाल, छबील दास ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की। भगत सिंह इस सभा के मंत्री तथा भगवती चरण बोहरा ने महासचिव का दायित्व संभाला। अप्रैल 1928 में अमृतसर में हुए सम्मेलन में इस सभा का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। अंबिका चक्रवर्ती इस सभा से संबंधित नहीं थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक। तो बंगाल के संस्थापक थे ये विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। स्थापना के समय वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। इस सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्राच्य शिक्षा, साहित्य व ग्रंथों का अनुवाद आंग्ल भाषा में करना था। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्रहार को और अधिक बल प्रदान किया। भारतीय शासन अधिनियम परिषद अधिनियम 1861 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1858 का, या इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 या इंडिया काउंसिल एक्ट 1909। तो ये जो हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। ब्रिटिश इंडिया के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। 1861 के अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था। कैनिंग को भी भारत में विभागीय प्रणाली के आरंभकर्ता के रूप में माना गया। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, दांडी मार्च। तो साइमन कमीशन आपको याद होगा 1927 का है और नेहरू रिपोर्ट 1928 में, 1928 में, शारदा 1929 में और दांडी मार्च तो 1930 में। क्रोनोलॉजी में लगा दीजिए तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, मतलब कब लिखी गई थी। ये 1901 में लिखी गई थी। इसके द्वारा गोल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब दादा भाई नौरोजी का।
अगला स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और अंसारी। इसमें अंसारी नहीं थे। 1920 के दशक में भारतीय समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्ट की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी इस ए डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। M.A. अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। अगला है उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स का सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। तो वह था विलियम मिलर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में 21 मई 1930 ईस्वी को लगभग 25,000 स्वयंसेवकों ने धरसना नामक नमक कारखाने पर धावा बोला, जहां इन्हें लाठियों से पीटा गया। इस भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिकी के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार विलियम मिलर ने किया। मिसलेनियस है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कार्यक्रम में लगाइए। विलियम हॉकिंस, रल्फ फिंचिन और सर थॉमस रो और निकोलसन डाउन्स। तो इसमें जो हो जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए मतलब पहले थॉमस रो आया था, फिर रल्फ फिंच आया था, फिर निकोलसन आया था, फिर आके लास्ट में हॉकिंस आया था। तो इसका जो आंसर होगा रल्फ फिंच कब आया था? फिंच 1583 में आया था, पहले फिंच आया था। फिर हॉकिंस आया था 1608 में, फिर डाउन्स 1613 में, फिर थॉमस रो 14 में। अगला है इंडियन जियोग्राफी की भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल। तो यहाँ पर है कथन कारक। तो पहला कथन है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो ये जो है ये दोनों के दोनों कथन सही हैं, कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है मिलान देखना है, भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी। तो तमिलनाडु तो तमिलनाडु का क्या है? लुट्टा बेटा। और राजस्थान का गुरु शिखर, और मध्य प्रदेश का धूपगढ़ी और नागालैंड का सारामती। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी यहाँ है। तो यहाँ मिलान देखेंगे हम, तमिलनाडु डोटा बेटा, राजस्थान गुरु शिखर, नागालैंड सारामती और मध्य प्रदेश का धूपगढ़ चोटी। अगला है भारतवर्ष के खारे पानी की सबसे बड़ी झील। वेरी सिंपल, सांभर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, जोग नदी। तो जोग नदी नहीं है। जोग नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, यह महानदी सहायक की सहायक नदी है। इसका उद्गम सोन बेरा पठार मतलब उड़ीसा से होता है और इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा के नुआपाड़ा और बारगढ़ जिला तथा छत्तीसगढ़ के महासमुद्रम तथा बलौदा बाजार का क्षेत्र है। अन्य पुनपुन नदी, अजय नदी तथा जलांगी नदी गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो वह चिल्का। नेक्स्ट है मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजनाएं कृषि से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित पर सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो हुंडारू जलप्रपात सुवर्ण रेखा, और हुंडारू और चचाई जलप्रपात बीघड़ नदी, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पे, बूढ़घाट जलप्रपात ये बूढ़ी नदी पे है, ना कि इस पे है। ठीक है, ऑप्शन मिला हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो वेरी सिंपल, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है खनिज शक्ति संसाधन और उद्योग व्यापार। तो ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय है। तो इसका आंसर देखेंगे हम। तो इसका है ऑयल एंड नेचुरल गैस का यहाँ पर नागपुर में है। मिनरल खनिज अन्वेषण निगम का नागपुर हैदराबाद में है। और खनिज राष्ट्रीय खनिज निगम का है भुवनेश्वर। और उसके बाद लास्ट वाला है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है, ये है भुवनेश्वर है। और ये हैदराबाद है, आपका नेशनल खनिज वाला हैदराबाद है। तो ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। और यहाँ पर दिया है तेल एवं प्राकृतिक गैस, ये नई दिल्ली में है।
और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है, और राष्ट्रीय खनिज विकास ये हैदराबाद में है, और एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पर है, ये है भुवनेश्वर में। एनटीपीसी के बारे में देखते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो इसमें जो है दूसरा तो सही, पहला गलत है। एनटीपीसी देश की एक अग्रणी विद्युत उत्पादक तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत प्रमुख कंपनी है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई की स्थापना 1977 में की गई थी। सिंगरौली क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीधी तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विस्तारित है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र परियोजनाएं हैं, सिंगरौली, विंध्याचल तथा रिहंद। अगला है विश्व का भूगोल, स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। निम्नलिखित को पूर्व से पश्चिम लगाना है, तो इसमें लगाना क्या है, इसमें पहले हो जाएगा सुमात्रा, जावा, लंबोक, बाली। तो सॉरी मैं पढ़ा ही नहीं, लगा दिया। तो इसमें सुमात्रा, जावा, बाली के बाद लंबोक, ठीक है, मैंने देखा नहीं। चलिए ऑप्शन बी, ये हो गया ऑप्शन बी, इंडोनेशिया का है ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। तो सीरिया नहीं है। काला सागर के तट पर सीरिया स्थित नहीं है। काला सागर के पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन, दक्षिण में तुर्की है। काला सागर के पूर्व में जॉर्जिया तथा काकेशस पर्वत स्थित है। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो नोबी और कांतो है जापान में। नोबी और कांतो मैदान जापान में स्थित है। नोबी का मैदान होन्शु द्वीप पर स्थित है तथा तृतीय संघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नगोया इस प्रदेश का बृहत्तम नगर है। नोबी मैदान क्षेत्र में चावल, सब्जियों की खेती की जाती है। कांतो मैदान होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित है। टोक्यो शहर इसी मैदान में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत है, देश है माउंट रेनर, माउंट इटली, और देखना है माउंट पेरेन, माउंट एपो। तो माउंट एटना कहाँ पे है? एटना इटली में है। बी1 हो जाएगा, बी1 2 में है। और माउंट रेनर कहाँ पे है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एक मिनट, माउंट रेनर संयुक्त राज्य अमेरिका, इटला हो गया इटली में, और माउंट पुकेरियन हो जाएगा मैक्सिको में, और माउंट एपो फिलीपींस में। ऑप्शन बी। तो यहाँ माउंट रेनर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, एटना इटली में हो जाएगा, माउंट पेरुकुटियन हो जाएगा मैक्सिको में, माउंट एपो फिलीपींस में। अगला है सोकोत्रो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ओमान का एक ऐसा द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो इसमें केवल दूसरा सही है। तो सोकोत्रा द्वीप अरब सागर में अदन की खाड़ी के पास स्थित है। अरब सागर में नहीं है, ये अरब सागर में अदन की खाड़ी के पास ये स्थित यमन का एक द्वीप है। यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत के स्थल में नामित किया गया था। यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसलैंड इज नॉट लोकेटेड इन द कैरिबियन सी? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मडीरा नहीं है। मडीरा द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो पुर्तगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसका कुल क्षेत्रफल 801.1 वर्ग किमी है। इसकी राजधानी फंजर और इसकी मुद्रा यूरो है। यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन, काष्ठ शिल्प उद्योग, चीनी प्रसंस्करण प्रमुख उद्योग है इसकी। जबकि ग्रेनाडा, मोंटसेराट एवं एंगुइला कैरेबियन सागर में स्थित द्वीप है। अगला हाइड्रोस्फीयर। मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से, मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो इसमें केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब एवं दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यह आगे बढ़कर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया, लाओस की मध्य सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी मिनाम तथा मेकांग तथा वियतनाम में हो ची मिन्ह मिट्टी के निकट दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। कहाँ? हो ची मिन्ह में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? लेवेस स्पेन, और ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोवर उत्तरी अमेरिका, सामल ऑस्ट्रेलिया। तो ये सामल ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि कहाँ पर है? ये है सामल
शामल ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय पवन का नाम नहीं बल्कि ये अरब, ईरान तथा इराक के मरुस्थलीय क्षेत्र की गर्म हवा है। आर्थिक भूगोल देखेंगे, एक अनावृत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, पेट्रोल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस। तो इसमें हो जाएगा बी। एक गैर नवीकरणीय अनावृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। और निम्नलिखित में से कौन सा है कोको का प्रमुख उत्पादक देश है? तो कोको का उत्पादक है लातविया। और है मानव भूगोल एवं मानचित्रावली। तो अलास्का देखना कौन सा मैच नहीं है। अलास्का कोरियाक तो जनजाति है, तो अलास्का में पुनान है ना कि कोरियाक है। अलास्का में पुनान है और बोर्नियो में पुनान है। अलास्का में कौन सा है? अलास्का में कोरियाक, पूर्वोत्तर साइबेरिया की चुकची सामुदायिक जनजाति है। यह भाषा बोलते हैं। हाँ, तो उसके बोर्नियो की पुनान है और अरब मरुस्थल की रुवाला है, लेप्सिकी स्वीडन है। तो ये जो कोरियाक है ये कोरियाक है, पूर्वोत्तर साइबेरिया चुकची समुदाय की जनजाति है। अगला है जनगणना से एक क्वेश्चन है। 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? से सिंपल, जहाँ रहते हैं उसी के बारे में तो जानते ही होंगे। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो की गई थी मद्रास में 1660। तो निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो सेकंड अवस्था को। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से जो अधिवासी प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाता है। नगरीकरण की द्वितीय अवस्था में शहरीकरण वृद्धि होती है तथा आधारभूत संरचना अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि, पूंजी की वृद्धि, परिवहन वृद्धि के साथ शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती है। अगला है जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। दोनों की दोनों बिल्कुल सही है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो है अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व 17 है, मिजोरम का 52 है, सिक्किम का 86 है, नागालैंड का 119, हिमाचल प्रदेश का 23। भारतीय संविधान एवं जनसंख्या राज्य व्यवस्था। तो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं? संप्रभुता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीय नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से राज्यों के गठन पर विचार कीजिए। तो पहले किसका गठन हुआ था? तो हरियाणा का हुआ था 1966 में और गोवा का 1987 में और ये झारखंड 2000 में आया था और तेलंगाना 2014 में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 4132 अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? नहीं है ये। अगला है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों का हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? तो ये कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। संसदीय व्यवस्था केंद्र सरकार। अब है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो 265, 66, 67, 68। तो ये 67। ठीक है, तो 67 है। अगला है भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने भाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो बिल्कुल दोनों के दोनों कथन सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो स्टेट है, राज्यसभा की सीटें हैं। तो गुजरात की कितनी है और सबकी देखनी है। कर्नाटक की 12 है, पंजाब की 7 है और राजस्थान की कितनी है? तो राजस्थान की यहाँ पर राजस्थान की जो है एक मिनट राजस्थान की 10 सीटें हैं, गुजरात की 11 सीटें हैं, कर्नाटक की 12 सीटें हैं, पंजाब की 7 सीटें हैं। ऑप्शन ए हो गया ए। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। अगला है कथन कारण। भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की प्रति उत्तरदायी होती है। तो पहले गलत हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं।
तो इसमें तो ए भैया गलत हो गया, आर सही हो गया। तो कि मंत्रिपरिषद जो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसद की कार्यवाही शून्यकाल का अर्थ है, तो शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? साधारण विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक, पुनर्गठन, ये धन विधेयक है। अगला है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। इसकी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, भारत की संचित निधि की, या भारत की आकस्मिकता निधि की, या लोक लेखा समिति की? तो करती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? तो वह की गई थी अंतर्राज्यीय परिषद सरकारी आयोग द्वारा 263 का। ठीक है। अगला है, राज्य सरकार विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल के द्वारा, या उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, या उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। तो यही होगा, उच्चतम न्यायालय के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, संघ राज्य संबंध प्रशासन जम्मू कश्मीर राज्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य, तो संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। तो पहला ही तो सही है। अगला नेक्स्ट है, 280 में रखा गया है, याद है तो ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो दोनों के दोनों कथन सही है। अगर आपने अभी तक नहीं याद किया तो याद कर लीजिए। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। ठीक है। तो नेक्स्ट है, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक अन्य आयोग राज्यसभा। तो यहाँ पर पहला है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए तो गलत हो गया भैया, आर सही है। तो भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। इसका गठन 1991 में किया गया था। अगला है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन, गृह मंत्रालय ने एक नोडल डिवीजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रतिनिधि अध्यक्ष कौन होता है? तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, तो केंद्र के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री और जिलों में जिलाधिकारी। पंचायती राज व्यवस्था के संविधान संशोधन अनुसूची यहाँ दी गई है। तो ठीक है, पंचायती राज पर निम्न समितियों में विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में लगाइए। तो अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता और JKV राव समिति। तो BR मेहता 1956, अशोक मेहता 1977 और LM सिंघवी 1985-86। तो JVK और LM 85-86 में आए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो वेरी सिंपल, ये तो नहीं याद है तो कुछ नहीं याद है। 101वां अमेंडमेंट कब आया था? 2019 में। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई? तो 61वां था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 15 और 20 दिसंबर 1988 को इस अधिनियम को पारित किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति 28 मार्च 1989 को मिली और इस दिन इसे लागू कर दिया गया। 66वां संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में 55 भू सुधार अधिनियम से शामिल करने में किए गए थे। 62वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा को आरक्षण एवं लोकसभा विधानसभा में आंग्ल भारतीय को प्रतिनिधित्व में 10 वर्ष की वृद्धि की गई थी। और 63वां संविधान संशोधन 1989 का था। पंजाब में
आपातकाल की व्यवस्था अन्य क्षेत्रों के समान की गई। निम्नलिखित में से कौन सा यूँ सम्मिलित नहीं है? ये है जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण 50 में, और ये है नेक्स्ट अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि 46 में है, और ये सहकारी सोसाइटी का समर्थन ये 43 ए में, यही सही है, बाकी गलत है। तो न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण 56 में, अनुसूचित जाति की जनजाति 46 सही है। शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि ग्राम पंचायतों का गठन उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयाँ 40 में दिया गया है। ठीक है, तो और ये जो है 43 ए में नहीं बल्कि ये 43 बी में रखा गया है। नेक्स्ट है क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज आ चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पर पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज आ चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। अगला है ये क्रोनोलॉजी में लगानी है, गोलकनाथवाद, केशवानंदवाद, 24वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। तो गोलकनाथवाद आया था 1967 में, और केशवानंद भारतीय केस 1973 में, 24वां संशोधन हुआ था 1971 में, और ये 42वां हुआ था 1976 में। तो क्रोनोलॉजी लगाएंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से है, सही है। और ये है डीपीएसपी आयरलैंड से भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, ये गलत है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया है। आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय आय बजट। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो वह नहीं तकनीकी एवं नौकरशाही नहीं है, बाकी पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन और विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, ये भी है। अगला है भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्यालय जारी रखता है? तो वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। फिर है शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया गया? तो ये किया जाता है सीपीआई में, सीपीआई बोलते हैं इसको, तो सीपीआई में किया जाता है, याद होना चाहिए आपको। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, तो इसमें दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कथन कारण देखना है। तो सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो इसमें जो है कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो सरकार के अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। इसका कारण अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण होता है। जब आपूर्ति एकाएक कम हो जाती है, मांग उसी स्तर पर बनी रहती है, तो इस स्थिति को अवरुद्ध मुद्रास्फीति कहते हैं। अतः कथन ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो वो होता है 30। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच या जैना कांच या क्रूस कांच होता है? क्रूस कांच पराबैंगनी किरणों को काटता है। ये सीरियम ऑक्साइड सिलिका ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। पराबैंगनी किरणें एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी तथा एक्सरे किरणों से अधिक होती है। अगला है विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है, तो एक ही सही होगा इसमें से, तो ये होगा ये एक सदिश राशि है। अगला है रिगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? धुआं, प्रदूषित जल, कोहरा या ध्वनि? तो धुआं का रिगलमैन स्केल का प्रयोग धुआं के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। इसका मापन डेसिबल में किया जाता है। जल प्रदूषण को भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा ज्ञात किया जाता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, जलवाष्प, वो है धूल का कण।
निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? रेत का रेगिस्तान, धान की खेती, ताज़ा बर्फ की ढकी भूमि। तो यही है, सफ़ेद है तो रिफ्लेक्ट कर देगा। और रक्त में शर्करा का स्तर समानता प्रदर्शित की जाती है। रक्त में शर्करा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, पार्ट्स प्रति मिलीलीटर, ग्राम प्रति लीटर। तो ये किया जाता है आपका मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक एलपीजी का मुख्य अवयव है? एलपीजी का वो है ब्यूटेन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिर का मेसिटिक अम्ल पाया जाता है, सही है। हड्डी में उपस्थित होता है कैल्शियम फास्फेट। दूध का खट्टा, अरे लैक्टिक एसिड होता है ना कि ये। ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो निकलता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, ये शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि मतलब जैसे कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो सामान ज़्यादा देर तक रहता है, क्योंकि इसमें श्वसन दर का ह्रास हो जाता है इसलिए। शीत प्रकोष्ठ में फलों तथा अन्य खाद्य पदार्थों के श्वसन दर में कमी हो जाने के कारण इनका अधिक समय तक भंडारण संभव हो पाता है। निम्नलिखित में किस कण पर सूर्य आवेश होता है? तो होता है न्यूट्रिनो पर। न्यूट्रिनो एक शून्य आवेशित कण होता है जिसकी खोज पाउली ने की थी, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तथा प्रोटॉन धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अस्थायी मूल कण ध्यातव्य है कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकट पॉजिट्रॉन तथा एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव नहीं है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट का ये नहीं, कार्बोहाइड्रेट का नहीं, क्लोरोफिल का, डीएनए का, आरएनए का भी है। अगला है, रेडियो धार्मिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? रेडियो धार्मिकता नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया गया। तो ये पहला तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि नाभिकीय संलयन के थ्रू बनाया गया, ना कि नाभिकीय विखंडन के लिए। वनस्पति विज्ञान देखेंगे, लौंग निम्नलिखित में किसका निरूपण होता है? तो वह होता है सहायक कली का, फूल कली का, वनस्पति का फूल कली का होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीटेड है। निम्नलिखित में किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो टापा कपड़ा बनाया जाता है ये मोरेशी से। तो मोरेशी कुल के पौधों से टापा का कपड़ा बनाया जाता है। टापा कपड़ा विशेषतः पेड़ों के छाल से बनाया जाता है। इसके लिए शहतूत, अंजीर के पौधों को प्रयोग में लाया जाता है। ये मोरेशी कुल के ही पौधे हैं। टापा कपड़ा मुख्यतः टोंगा, समोआ, फिजी आदि देशों में बनाए जाते हैं। इसको विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हवाई द्वीप में कापा, फिजी में उहा आदि। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? विटामिन ए संतरा में होता है। विटामिन ए संतरा में नहीं होता है। विटामिन ए तो गलत है। विटामिन सी नींबू सही है। कार्ड मछली का तेल और विटामिन सी धान चोखा, तो ये विटामिन सी तो वही संतरा तो हो जाएगा विटामिन सी में। ऑप्शन ए गलत है। अगला है बोटुलिज्म। क्या है? तो बोटुलिज्म है ये भोज्य पदार्थ में होने वाला विषैलापन है, बोटुलिज्म। अगला है मानव चिकित्सक विज्ञान। तो कथन कारण दिया, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य हैं। तो ये है, उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है और मानव शरीर इसके लिए सभी विटामिन का संश्लेषण करता नहीं, सभी के लिए नहीं करता। तो कथन एक गलत है, कारण सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी का नहीं करता है। अगला है सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो दृष्टि के लिए भाई रेटिनॉल, मतलब विटामिन ए। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल होता है ट्रोकियोल, ब्रैंकियोल्स, पल्मोनरी सिरा, अल्वियोलाई। तो होता है अल्यूटाई। नेक्स्ट है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो वो होता है मेथेनोग्लोबिन की वजह से। याद कर लीजिए, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो होता है मेथाइनोग्लोबिन। रक्त में मेथाइनोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। हीमोग्लोबिन मेथोग्लोबिन बदलकर शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है। इससे शरीर में साइनोसिस, मतलब त्वचा का रंग नीला पड़ने लगता है और सड़ने लगता है, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला है राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी काज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। राइबोफ्लेविन किसके कारण होता है? तो होता है चेइलोसिस। चेइलोसिस विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला है। इस विटामिन कमी से होने वाले अन्य रोग त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, जीभिया का फटना। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? डेंगू, फाइलेरियासिस, निद्रा रोग, मलेरिया। तो निद्रा रोग नहीं होता है, सीसी फ्लाई मक्खी से होता है। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न करती है। ये हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा
विकास क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुआ था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन नियंत्रण की योजना है। कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र या आज्ञा है जो धारण के 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक तापमान क्षमता के बराबर अन्य हरित गैसों के उत्सर्जन का अधिकार देता है। जयमंडल अवस्थिति है, सुमेलित करना है। सिसिली पाल ये है उड़ीसा, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन हो गया अभी। तो यहाँ पर देखेंगे सिसिलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय। कथन कारण है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है और मानव क्रियाओं में वातावरण प्रभावित होता है। तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986। अगला है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वेरी सिंपल, ये भी आर में भी आया था 16 सितंबर। और निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? ये लाइकेन है, कई बार क्वेश्चन आया है, प्रदूषण संकेतक के रूप में काम करता है। अगला है इको मार्ग प्रतीक निम्नलिखित में से किस संबंधित है? इको मार्ग जो है वो है सर्वोच्च गुणवत्ता है, ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है। और फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश तेल शोधन उर्वरक उद्योग ताप विद्युत संयंत्र से, खनन से, तो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के समान ज्ञान है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, या है राष्ट्रपति द्वारा, या उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो सिंपल सी बात है भाई, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 321 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। अतः प्रश्न डी सही है। अगला है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटा हापुड़ है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब अगला है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में 21 जून में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान पर मनाई थी? तो मनाई थी शाहजहाँपुर में। ठीक है, करंट का न्यूज़ था। अगला है सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था नोएडा में। नेक्स्ट ये है निम्नलिखित में से योजनाओं को उत्तर प्रदेश में 2021 में शामिल की गई कौन कौन सी? तो इसमें शामिल की गई थी आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, प्रधानमंत्री सक्षम पशु पोषण योजना और प्रधानमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। ये था युवा उद्यमिता विकास अभियान, ये नहीं था। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, देख लीजिए, डेट भी दिया है। और है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई और सुरसिंगर मानसर झील। तो इसका आंसर हो जाएगा सुरसिंगर मानसर झीलें, ये नहीं है। ये कहाँ पर है? तो सुरसिंगर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? 18 से 40 वर्ष का उम्र और न्यूनतम हाई स्कूल की प्रमाण पत्र और किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को रोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, भारत के किसी राज्य के नागरिक हो। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 में प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगार को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई है। उक्त योजना के लाभार्थी 18 से 40 वर्ष के मध्य तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित है। साथ ही लाभार्थी को किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत लाभार्थी को चयन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला कार्य दल समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। अगला उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन हो जाएगा, दोनों को दोनों सही है। 2026 तक करना है, तो क्वेश्चन अभी भी पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया था मजदूरों के लिए। अगला है निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो भारतीय कौशल संस्थान ये कानपुर में स्थापित किया गया। अगला है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या
कोष द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है। इसका यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया। अगला है इंडिया में प्लेयर है, खिलाड़ी का नाम है, टोक्यो ओलंपिक पदक जीता जिसने। तो इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, सही है। बजरंग पूनिया रजत पदक नहीं, ये बजरंग पूनिया रजत पदक नहीं बल्कि ब्रॉन्ज जीते थे। मीराबाई चानू रजत पदक और नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। अगला है 2021 के ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन किसने किया था, तो वो किया था स्लोवेस झाओ ने। तो है 2019 और 20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक के सर्वाधिक रहा, तो वह रहा था यूएसए के साथ। यहाँ पर दिया गया है यूएसए, चीन, जापान, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो है यूरोप है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी, तो वह हुई थी इसका नाम था द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। नेक्स्ट है संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा विकास सेस के नाम से एक नया नाम प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा, ये उद्देश्य ये करंट का न्यूज था। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा करना चाहिए, इसका अभिप्राय देश को 2050 तक उसके सर्जन के लिए इसको नीचे लाना होगा, पर 2050 तक, तो 2070 का टारगेट ना कि इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण होगा। तो ये जो होगा ये केवल 20 है, ये दूसरा ये 2070 तक है, मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में निम्नलिखित किस महीने में किया गया, तो किया गया नवंबर 2020 में। अगला है फरवरी 2021 में नगोजी कोंजावा-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से हैं, तो ये थी नाइजीरिया से, आपको याद होगा, करंट का न्यूज है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में संबंधित नहीं था। गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु। तो गुजरात नहीं था बल्कि ये था। जून 2021 में नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स में डैशबोर्ड 2020-21 के तीसरे संस्करण को जारी किया गया। इस सूचकांक में केरल शीर्ष स्थान पर काबिज है और इस सूचकांक में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हैं। अगला है जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था और ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो पहला सही है, तो ब्राजील को नहीं किया गया था। तो यूनाइटेड किंगडम सम्मेलन में कहाँ पर हुआ था, यूके में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बोरिस जॉनसन ने की थी। वर्तमान में इसमें 7 सदस्य हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। 47वें शिखर सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया अतिथि देश थे। 2021 में इसका उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी में मुकाबला करने के लिए मदद के लिए विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों में एकजुट करना है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। एक अंतर सरकारी संगठन है। अगला उत्तर प्रदेश की बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थी को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी, तो की गई थी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत। विश्व युवा कौशल दिवस क्या है, तो है रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित करने का प्रयास किया, तो ये भारतीय अब IIT बेंगलुरु, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, तो ये किया था IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रोजेस्क्रीवा निम्नलिखित में किस देश से हैं, तो ये हैं चेक गणराज्य से। पीएम वाणी योजना रिलेटेड विद, तो पीएम वाणी योजना किससे है, तो सार्वजनिक स्थल के वाईफाई की उपलब्धता से थी। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया था
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो नोबेल पुरस्कार विश्व में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिया जाना प्रसिद्ध पुरस्कार। यह स्वदेशी उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल द्वारा दिए गए फंड के प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अगला है दी क्लॉक इज टिकिंग। निम्नलिखित में किस दिवस की थीम है? तो ये है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2021 की। तो अगला है 27-28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। और निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो वो थे यूएसए से। तो 27-28 जुलाई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा की थी। अगला निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो किया गया था जैनेट एलन को। और निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुरस्कार जीता? तो वह जीता था न्यूयॉर्क टाइम्स ने। कटलास एक्सप्रेस 2021 के अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? तो आईएनएस तलवार ने। तो बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेसवे 2021 का आयोजन 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 के मध्य केन्या में किया गया। भारतीय नौसेना का आईएनएस तलवार जहाज इस अभ्यास में शामिल हुआ। इस नौसेना अभ्यास में भारतीय नौसेना द्वारा प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वहन किया गया। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो स्टैचू ऑफ पीस है राजस्थान में। और फिर है सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? तो किया था अगस्त कॉम्टे ने। सामाजिक विकास 3 अवस्थाओं का सिद्धांत अगस्त कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इन 3 अवस्थाओं में धर्मशास्त्री, काल्पनिक और तत्वमीमांसी या अमूर्त तथा प्रत्याक्षात्मक वैज्ञानिक को शामिल किया जाता है। कॉम्टे के अनुसार मानव जीवन की प्रत्येक मानसिक अवस्था के साथ एक विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन और राजनीतिक प्रभुत्व जुड़ा होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में है। और यहाँ पर है केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान बांदा, तो बांदा में नहीं है। कहाँ पर है? केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान झांसी में है। झांसी में स्थित है। 1988 में स्थित हुआ था। टाटा ऊर्जा का नई दिल्ली में है। अगला कौन सा मैच नहीं है? मतलब समुदाय निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता के क्षेत्र और आत्मनिर्भरता। तो सांस्कृतिक विविधता नहीं है। सांस्कृतिक विविधता का ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। सांस्कृतिक विविधता नगरीय समुदाय में पाया जाता है। ग्रामीण समुदाय के तत्व है हम की भावना, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता, जाति व्यवस्था, जनसंख्या का घनत्व और सामाजिक समरूपता, सरल व सादा जीवन आदि। अगला है विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित किसने किया था? तो वह किया था क्रिश्चियन बेर्नार्ड ने 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में सर्जन वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है? तो ये संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को राष्ट्रव्यापी महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान की शुरुआत 3 दिसंबर 2015 को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के स्तर पर की गई थी। अगला है सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 2004 में। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो ये है तीसरा नहीं है संविदा श्रमिक, बाकी है तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में शामिल था। और न्यूनतम मजदूरी 1948 का, बोनस भुगतान 1965 का, समान पारितोषिक अधिनियम 1976 का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो वह है भारतीय मैत्री। फिर है नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 में शामिल किया गया था? तो 8 जिलों को। ठीक है, फिर 8 जिले कौन से थे? बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट और श्रावस्ती, बहराइच। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर ने
वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था। द ग्रेट रीसेट विश्व आर्थिक मंच की एक पहल है। इसकी अवधारणा विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लास श्वाब द्वारा की गई, जो पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई। कोविड-19 के प्रभाव से उबरने हेतु द ग्रेट रीसेट पूंजीवादी व्यवस्था में सुधार के साथ साथ गहराते जलवायु संकट तथा वैश्विक सहयोग में आई कमी जैसे वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला स्कीम है प्रारंभ है आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना कौन सा सम्मिलित नहीं है ना, सूची को मिलान करना है तो ये थोड़ा लंबा हो गया। तो ये ऑप्शन देखेंगे हम, सी होगा 314। तो यहाँ पे देखेंगे आम आदमी बीमा योजना 2007 में आया था। पीएम आत्मनिर्भर भारत योजना 2021 का है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य 18 का है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 16 का है। फिर ये खत्म होता है आपका, और ये योजनाएं तो जरूर याद करिए 2016 की, 2016 बोल रही हूँ, 2024 23 का पेपर हुआ RO का, उसमें भी आया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए एंजॉय। जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर